नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हम पहले इसके क्रेडिट दे देते हैं बुक के। देखिए, बुक जो है ये परीक्षा मंथन की है और ये समर्थ अग्रवाल सर की है। आप इसको ले सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। हाउ विल द स्टेट बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एरियाज, ये सेकंड चैप्टर है। तो हाउ विल द स्टेट बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एरियाज फॉर द पर्पसेस ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, ठीक है। तो आंसर है आपका, देखिए, स्टेट को हम रेवेन्यू एरियाज में कैसे डिवाइड करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड के पर्पज़ को सर्व करने के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सेक्शन 5 जो है यूपी रेवेन्यू कोड का, वो प्रोविज़न बताता है कि स्टेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू एरियाज में हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टेट जो रेवेन्यू एरियाज में डिवाइड होगा तो वो डिविजन्स के बेस पे होता है, ठीक है। अब एक डिवीज़न जो होता है, देखो मैंने कल आपको बताया था कि आपको रेवेन्यू ऑफिसर्स रटने पड़ेंगे। वो इसलिए बताया था क्योंकि देखो सीधे क्वेश्चन आ रहा है तो आपका कोई छूट ना जाए, इसलिए रटने के लिए। वैसे तो रटने की देखो, अभी डिविजन्स के लिए कमिश्नर होता है या एडिशनल कमिश्नर होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका कलेक्टर हो जाता है, एडिशनल कलेक्टर हो जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो एक दो रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर थे वही आपको, मतलब ऑफिसर है, वही आपको देखने पड़ेंगे, जैसे एसडीओ वगैरह। तो अब एसडीओ भी आपका सब डिविजनल होता है, जो तहसीलदार होता है तो वो तहसील लेवल पे होता है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एट्सेट्रा। तो ये सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अब इसमें रेवेन्यू एरियाज क्या है, देखिए कि विच में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, एक रेवेन्यू एरियाज में। यानी कि जब डिवीज़न होगा, डिवीज़न के अंतर, जैसे मान लो हमारा मुरादाबाद डिवीज़न है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत आपका संभल डिस्ट्रिक्ट भी होता है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट भी आता है और शायद बिजनौर भी आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो जो है क्या है, वो एक डिवीज़न के तहत आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में आपके देखो 2 या मोर तहसील्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी तहसील है तो वो संभल डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो उसी हिसाब से भैया हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ तहसील होती हैं। तहसील लेवल पे भी आपका कोई बैठा होगा, जैसे ग्राम लेवल पे देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे नीचे जो इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आप ब्लॉक लेवल पे जाते हो। ब्लॉक लेवल पे आपके सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, बीडीओ एक्सेट्रा बैठे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उस ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। अब जो है उसके बाद आपका तहसील्स आ जाती हैं। पहले परगना वगैरह हुआ करते थे, अब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मतलब वैसे है लेकिन इन द सेंस उतना ज़्यादा नहीं है परगना वगैरह का। तो आपके ब्लॉक हो गए, परगना हो गए, एंड देन तहसील होती है। तहसील ये सब चीज़ देखती है, एक तहसील में कई परगना हो सकते हैं, कई ब्लॉक्स हो सकते हैं, ठीक। तहसील के ऊपर जो चीज़ होती है उसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बोलते हैं। जिला के ऊपर जो होता है वो डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के ऊपर आपका स्टेट होता है, ठीक है। तो आपका डिवीज़न कौन डील करता है, वो आपका कमिश्नर डील करता है, और डिस्ट्रिक्ट में आपका कलेक्टर डील करता है, और आपका तहसील में आपका तहसीलदार एसडीओज डील करते हैं। और उसके नीचे जो आपका तहसीलदार एटसेट्रा के नीचे जो आपका हो गया ब्लॉक लेवल पे आपके जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, या फिर आपके उसमें आपका बीईओ भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट क्या है, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसने बता रखा है क्या क्या होता है। 2 या 2 से अधिक तहसील हो सकते हैं। हर एक तहसील में एक या एक से अधिक आपका परगना हो सकता है, और हर एक परगना में 2 या 2 से अधिक विलेज आ सकते हैं भैया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि रेवेन्यू एरिया इस हिसाब से आपका डिवाइड होता है, सही भैया। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टरेशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड। अब इसमें ये पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका रेवेन्यू एरिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और अल्टरेशन कैसे होता है, यानी उसका निर्माण कैसे होता है और उसकी
काट छटाई कैसे होती है, मतलब कैसे पता चलता है कि ये रेवेन्यू एरिया ये होगा, तो उसकी छटाई किस प्रकार होती है। जैसे कि आपकी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन कमीशन आई थी 82 में होती है। जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप वो डिसाइड करते हो ना कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये पद होगा या ये बंदा होगा, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डील करेगा, तो वो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार आपका रेवेन्यू एरियाज़ के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की जाती है कि इस एरियाज़ में भैया कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप इसी एरिया इसी जरिस्डिक्शन तक आप काम करोगे, ठीक भैया। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे है ये चीज़। तो सेक्शन 6 जो है आपका वो लेस डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरिया कि रेवेन्यू एरिया भैया ऐसे जो है आपके निर्मित होंगे। इट प्रोवाइड दैट, ये क्या प्रोवाइड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जो आपकी राज्य सरकार है वो स्पेसिफाई कर सकती है द डिस्ट्रिक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिवीज़न, उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि आपका डिवीज़न को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और द तहसील विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि भैया डिस्ट्रिक्ट्स मतलब एक डिवीज़न में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी तहसील्स होती हैं और एक तहसील्स में काफ़ी विलेजेस होते हैं, ठीक है। अब इनका अल्टरेशन कैसे करते हैं, इनकी कटाई छटाई कैसे करते हैं। तो सेक्शन 6 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मे अल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया रिफर टू सेक्शन 6 क्लॉज 1। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है तो भैया उसको अल्टर कर सकती है कि ये रेवेन्यू एरिया, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 2 और 3 तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए है या फिर 2 है शायद अल्टरेशन के लिए, दैट वुड आई सी, ठीक है। तो उसमें देखते हैं ना, जब आपका पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है कटाई छटाई, उसी हिसाब से स्टेट जो है आपका इसमें भी अल्टरेशन मार सकता है, उसे कटाई छटाई कर सकता है, ठीक है। जैसे आप कटाई छटाई में आपका क्या आएगा, एमएलगेमेशन, कोई दूसरा रेवेन्यू एरिया इसको उसमें जोड़ दिया, ठीक है, यानी कि संयोजित, मतलब उसको जो है अमेलगेट कर दिया, उसको एक साथ आपका मिला दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद रीएडजस्टमेंट मान लो कोई रेवेन्यू एरिया है वो आपका छूटा जा रहा है और उसमें ज़्यादा भैया जगह है नहीं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो उस रेवेन्यू एरियाज़ को उसमें रीएडजस्टमेंट कर देंगे भैया, आप जो है उसको रीएडजस्ट कर देंगे कि आपकी लिमिट थोड़ी और ज़्यादा हो गई या आपकी लिमिट थोड़ी कम हो गई, ठीक है। और डिवीज़न और इन एनी अदर मैनर, तो किसी भी मैनर में भैया उनको या तो डिवाइड भी कर देंगे या किसी भी मैनर में जो अल्टरेशन आपको लगे उचित आप कर सकते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद अबॉलिश एनी सच रेवेन्यू एरिया, और ऐसे रेवेन्यू एरियाज़ को आप अबॉलिश भी कर सकते हैं भाई। उसके बाद मे नेम एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी सच रेवेन्यू एरिया, और आप चाहें तो भैया जो नेम है या फिर उसको जो है अल्टर कर सकते हैं उस नेम्स को ऐसे रेवेन्यू एरियाज़ में, ठीक है भैया। तो बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शंस के अंदर कोई ऑर्डर पास करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट शैल पब्लिश प्रपोजल्स फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रपोजल्स को पब्लिश करेगी कि भैया ये मतलब ये ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक, कि आप मतलब हमारी ये ऑब्जेक्शन है, हम इस हिसाब से इसको अल्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और तो वो जो है उस जो प्रपोजल जो बनाए गए हैं भैया, तो उनका जो है वो कंसीडरेशन लेगी ऐसे ऑब्जेक्शंस का, फिर देखेगी कि बाकी में ये चीज़ सही है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन 6 क्लॉज 3 कहता है कि कलेक्टर जो है आपका एक ऑर्डर से क्या करेगा, विलेजेस को अरेंज करेगा, उसकी जो विलेजेस होंगे उसके अंतर्गत, ठीक है, तो उसको तहसील में आपका अरेंज करेगा, ठीक। और अब तहसील में आपके लेखपाल सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और लेखपाल सर्कल्स को आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स में आपका करेगा, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स जो होते हैं आपके ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जो उसके सर्कल्स में हैं, ठीक है, तो उनको भी अरेंज करने की इसके कलेक्टर की आपकी ड्यूटी है। मेरे मतलब देखो कंफ्यूज मत हो आप, इसका मतलब ये है कि कलेक्टर चाहे तो, ठीक है, वो आपका जो है किसी भी विलेज में, ठीक है, जो
आपके मतलब किसी एक तहसील में मान लो कोई विलेज है, ठीक है, आपको रेवेन्यू एरिया डिसाइड करना है, ठीक। तो आप जो ये लेखपाल सर्कल्स भी आपको बड़ा घटा सकते हो, या भैया आपका जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सर्कल कम कर सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो ऊपर वाला लेवल है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का आता है, जो निचले वाला लेवल है उसमें कलेक्टर की ड्यूटीज आ जाती है, क्योंकि नीचे भैया नीचे का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट काहे इतना बर्डन लेगी। कलेक्टर जब है ही है भैया, उसका काम ही ये है कि वो जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो वही देखेगा ये सब चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें क्या है आपका, जो धारा 4 क्लॉज 6 है वो बोर्ड को डिफाइन करती है। तो बोर्ड मतलब होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपके सेक्शन 7 ऑफ कोड में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। अब सेक्शन 7 आपका किससे डील करता है, तो भैया आपका सेक्शन 7 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताता है, जबकि सेक्शन 8 जो है आपका जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, और सेक्शन 9 जो है वो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स के बारे में बताता है, मतलब सेक्शन 9 पावर्स के बारे में मेंशंस करता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 7 कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 8 जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 9 पावर, बोर्ड की क्या क्या पावर होती है। तो हम देखते हैं, पहले भी वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा दोबारा पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने एक बार देख ही लिया था ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जब डेफिनेशन देख रहे थे। तो ये आपका यहाँ तो ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। तो ये इसमें नया जो चीज़ है वो आपका ये है, इसमें कोई भी नया नहीं है, आप देख चुके हो, ठीक है। उसके बाद नया क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर को आपको एक्सप्लेन करना है, कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है, तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशल आपको जो है उसको आपको वो करना है एक्सप्लेन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और लेखपाल्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर कौन होते हैं, वो आपका सेक्शन 11 में बताया गया है। तो सेक्शन 11 में क्या कहा गया है कमिश्नर के बारे में, कि जो स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिवीज़न के लिए कमिश्नर आपका अपॉइंट करेगा, जो हु सेल विद इन हिज डिवीज़न, जो क्या करेगा अपनी डिवीज़न में एक्सरसाइज करेगा पावर और डिस्चार्ज करेगा ड्यूटी, जो कि क्या कहते हैं कन्फर्ड और इम्पोज की गई है उस कमिश्नर पर, ठीक है, इस कोड के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी भी लॉ के द्वारा जो कि टाइम बिंग इन फोर्स था, यानी उस समय पर जो लॉ था उसने कमिश्नर को मान लो कोई पावर दी है या कोई भी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए दी है, तो वो ड्यूटीज़ और जो पावर दी गई हैं डिस्चार्ज करने के लिए, वो दोनों चीज़ जो है भैया इसमें आएंगी, और वो हर एक रेवेन्यू ऑफिसर्स पे अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा जो भी उस डिवीज़न में होंगी, यानी कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स उसके इस डिवीज़न के तहत होंगे तो वो कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है भैया। उसके बाद हर एक डिवीज़न जो कि आपका यूपी की डिवीज़न है, तो कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ऑफिसर इंचार्ज आपका जो है ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिवीज़न। देखिए क्वेश्चन अब अगर आपका आ जाए कि हु इज़ द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो अगर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आ रहा है तो इट वुड बी कलेक्टर, और डिवीज़न के लेवल पर आ रहा है देन इट वुड बी कमिश्नर, ठीक है भैया। और एंड इट्स इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिवीज़न, और ये कौन होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिवीज़न का, ठीक है भाई। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कौन होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एक या एक से अधिक एडिशनल कमिश्नर्स, ठीक है, हर एक या एक से अधिक डिविजन्स में, और एडिशनल कमिश्नर वो होंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे जो पावर या जो ड्यूटीज़, ठीक है, और ऐसे केसेस में या कोई भी क्लासेस ऑफ केसेस में जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उचित समझे, अगर कोई डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ना देती हो तो कमिश्नर ऑफ डिवीज़न डायरेक्ट कर सकता है उनको। यानी कि देखो
पहले तो एडिशनल कमिश्नर को डायरेक्ट कौन करेगा, सबसे पहली ड्यूटी तो स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट फिर भी ना करे, ठीक है, तो ये कमिश्नर बता देगा कि भैया आपका काम ये है, आप ये देख लो, सही है। उसके बाद फर्दर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एट द टाइम मेकिंग द अपॉइंटमेंट एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू। देखो, जब आपका अपॉइंटमेंट बना रहा है या अपॉइंट कर रहा है एडिशनल कमिश्नर को, या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट टाइम में, तो एडिशनल जो कमिश्नर है उसको भैया एडिशनल कमिश्नर जुडिशल मेंबर की तरह आप भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो कमिश्नर साहब हैं ये भैया जुडिशल मैटर्स को देखेंगे। या फिर कोई भी ऐसे एडिशनल जुडिशल कमिश्नर को आप जो है वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको सिर्फ जुडिशल बिजनेस अलॉट कर देंगे कि आपका काम सिर्फ भैया इतना है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फलाने भाई, आप मतलब फलाने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर हैं वो आपका जुडिशल मैटर से ही देखेंगे। तो ये आपका कौन, या तो स्टेट गवर्नमेंट बता सकता है या आपका कमिश्नर बता सकता है। उसके बाद कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर, देखिए वो डिवीज़न के लेवल पे होता है और ये कलेक्टर साहब भैया डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, इतना ही देखना है। तो देखो पढ़ लेते हैं फिर भी। सेक्शन 12 आपका कलेक्टर्स के बारे में कहता है और एडिशनल कलेक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ आपका भैया आगे आपका एडिशनल कलेक्टर और आपका कलेक्टर। तो आपका सेक्शन 12 देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर को, ठीक है, जो कि आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो सभी पावर या सभी ड्यूटीज़ जो उस पर कन्फर की जा रही हैं कलेक्टर पे इस कोड के द्वारा या कोई भी लॉ टाइमिंग इन्फोर्स है उसके द्वारा, तो वो सारी चीज़ें पावर को एक्सरसाइज करेगा और ड्यूटीज़ को आपका डिस्चार्ज करेगा, ठीक है भैया। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर जो सेम एडिशनल कमिश्नर की तरह एडिशनल कलेक्टर को या तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी ड्यूटी बता देगा कि भैया आप ये डील कर लीजिए, या फिर जो है कलेक्टर आपको ड्यूटी बता देगा कि आप ये काम कर लीजिए। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे एडिशनल कलेक्टर को जुडिशल मैटर भी दे सकती है और उनको कह सकती है कि आप सिर्फ जुडिशल मैटर देखिए भैया, आप ज़्यादा कुछ दखलंदाजी इधर उधर मत दीजिए, आप सिर्फ जुडिशल मैटर देखिए। तो ऐसे कलेक्टर को भी आप स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बता सकती है। उसके बाद तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशियल। देखो तहसीलदार का काम होता है, तहसीलदार आपका होता है एक तो आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट देखता है, एक होता है आपका जुडिशियल पार्ट देखता है। जुडिशियल पार्ट इन द सेंस आपको बताएं कि देखो जो आपके प्रॉपर्टी के ज़्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं ना यूपी में, आपके लोकल लॉज, जैसे आपकी कोई भी जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो आपका यूपी लोकल एक्ट के तहत जाती है, तो वो आपका सिविल कोर्ट्स में तो जाएगी नहीं, वो आपका रेवेन्यू कोर्ट्स में जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी गुन्नौर है, उसमें आपका म्यूनसिपल कोर्ट भी है। तो प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट जैसे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ कोई भी ज़्यादातर मैटर होते हैं ये सीधे सिविल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो आपके गांव हैं, ठीक है, जो डिविजन्स हैं, तो उनमें क्या होता है भैया कि इनमें एसडीएम्स वगैरह होते हैं, तो इनमें जो है आपका जो भी मैटर डायरेक्ट होता है तो वो आपका जो है किससे डील करता है, वो आपका रेवेन्यू कोर्ट्स में जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट्स में आपके कौन बैठे होते हैं, होते तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, पर उनको जुडिशियल फंक्शंस आपके अलॉट कर दिए जाते हैं। तो जैसे तहसील लेवल पे आपके जुडिशियल, देखो तहसीलदार होता है जिसका काम होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखना, और एक तहसीलदार होता है जो कि सिर्फ जुडिशियल फंक्शन देखता है। तो यही इसमें बताया गया। अब ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलग अलग होते हैं, कभी कभी वो लोग एक भी होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक तहसीलदार है तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव देखेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये अलग अलग होते हैं, ठीक है भैया। तो सेक्शन 14 क्या कहता है कि तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशल से रिलेटेड आपके प्रोविजन ले डाउन करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने चाहे पर्सन उनको तहसीलदार या तहसीलदार जुडिशल बना सकता है, ठीक। और तहसीलदार जुडिशल जो होंगे वो ऐसी पावर या ऐसी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे जैसा स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड, और इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड, जैसे कि कलेक्टर उनको डायरेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स एंड लेखपाल।
तो सेक्शन 16 आपका प्रोविजन ले डाउन करता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और लेखपाल के लिए। तो सेक्शन 16 में क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या होते हैं। देखो भैया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मतलब सीधी समझ लो, जैसे आपके इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक, उनका काम क्या होता है, वो आपके जैसे मान लो सिंपल इंस्पेक्टर से समझ लो, ठीक। तो उनका काम क्या होता है, वो एक चौकी के मालिक होते हैं। चौकी के मालिक इन द सेंस कि जो भी मैटर आएगा उनके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, वो पर्टिकुलर तहसील या पर्टिकुलर चौकी के मालिक होते हैं कि रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर आएंगे तो उनका काम होगा इंस्पेक्ट करना या जो भी चेक करना, ठीक है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं। अब जैसे क्राइम को इंस्पेक्ट करने के लिए आपके जनरल इंस्पेक्टर हो गए, ऐसे ही रेवेन्यू को इंस्पेक्ट करने के लिए आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है हर एक तहसील में एक या एक से अधिक रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो उनका काम क्या होगा, वो सुपरवाइज करेंगे, मेंटेन करेंगे, करेक्ट करेंगे विलेज रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और कोई भी अदर ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट उनको स्पेसिफाई कर दे, ठीक है भैया। तो ये आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद लेखपाल। लेखपाल देखो, जब भी ज़्यादातर आपका जो जैसे मान लो मेरा और मेरे भाई का या किसी का भी विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो लेखपाल आके उसको डिसाइड करता है कि आपका भैया इतना है पोर्शन, आपका इतना है। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ के मसले होते हैं ये ज़्यादा मतलब आपको लगेगा आप विलेज लेवल पे जाएंगे, अब यहाँ से आपको लग रहा होगा बहुत आसान होता है, तो इनमें ना छोटी छोटी कमियाँ होती हैं, मेड़ मेड़ के पीछे लड़ाई हो जाती है। तो लेखपाल आता है भैया, वो डिसाइड करता है कि आप इतना जोतिए, आप इतना जोतिए, ठीक है। तो ये लेखपाल डिसाइड करता है। तो सेक्शन 16 क्लॉज 2 में ये कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है हर एक तहसील में लेखपाल फॉर द प्रिपरेशन मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड एंड फॉर सच अदर ड्यूटीज एज द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। देखिए, इंस्पेक्टर का काम क्या था, सुपरवाइज करना, ठीक है। इनका काम क्या है, प्रिपेयर करना। सिर्फ इतना डिफरेंस है बस, बाकी तो सब चीज़ सेम ही है। उसके बाद नया है आपका डिस्कस द पावर ऑफ कमिश्नर अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड। अब कमिश्नर की क्या क्या पावर होती हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने ये भी तो बता ही दिया कि सेक्शन 11 में आपका देखो क्या होगा, जो कमिश्नर होगा तो वो जो भी एक्सरसाइज करेगा पावर या जो भी डिस्चार्ज करेगा ड्यूटी जो कि कोड के अंतर्गत उसको जो है दी गई हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कौन कौन से पावर एंड फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो कमिश्नर जो होता है इन रेवेन्यू कोर्ट एज वेल एज रेवेन्यू ऑफिसर ही हैज़ फॉलोइंग पावर। तो ये एक तो रेवेन्यू कोर्ट भी होता है, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट जब जुडिशियल मैटर देख रहा होता है तो रेवेन्यू कोर्ट होता है, और रेवेन्यू ऑफिसर्स होता है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव आपके फंक्शंस देख रहा होता है। तो उसमें क्या क्या पावर होती हैं, तो सबसे पहली होती है पावर टू डेलीगेट हिज पावर एंड फंक्शंस टू एडिशनल कमिश्नर। तो वो अपनी पावर जो है उसको डेलीगेट कर सकता है, उसको दे सकता है, उसको निहित कर सकता है एडिशनल कमिश्नर में, ठीक है भैया। उसके बाद वो पावर उसकी है कि वो किसी भी केस या किसी भी प्रोसीडिंग को आपका जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल है उसको आपका जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। या फिर पावर टू ऑर्डर कंसोलिडेशन ऑफ केसेस। तो जो भी आपके केसेस आपके हैं तो उनको कंसोलिडेशन करने के लिए भी आपका ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो उसका काम क्या है कि जैसे आपका कोर्ट का काम होता है, तो मान लो जुडिशियल फंक्शंस वो आपका एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस केस में वो पर्सन को समन भी कर सकता है कि वो आपका जाके एविडेंस दें और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। उसके बाद पावर टू करेक्ट इंसिडेंटल एरर्स और ओमिशन विच डू नॉट मटेरियली अफेक्ट द केस। तो ये जो है कोई भी आपका कोई भी इंसिडेंटल एरर है, मतलब कोई भी आपका एरर अराइज हो गया है, ठीक है, या फिर कोई भी ओमिशन आपका है, कोई भी आप चीज़ें छूट गई हैं आपसे, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं अगर मेटेरियली मटेरियली अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी केस को तो उसको करेक्ट कर सकता है भैया कमिश्नर आपका। उसके बाद पावर टू रिफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन। और इनका भी काम है कि भैया देखो हर एक बंदा चाहता है, देखो मैं या आप ये भी चाहेंगे, तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि लड़ाई ज़्यादा बढ़े ना, मामला सुलझ जाए, आसानी से बात बन जाए, प्यार से बात हो जाए, ठीक है।
बस उससे ज़्यादा क्या ही कोई चाहता है यार, ठीक है। तो ऐसे ही भैया कमिश्नर भी चाहते हैं कि उनकी पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका मैटर है उसको आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं कि आप जो है आराम से भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, काहे लड़ाई कर रहे हो, ठीक। उसके बाद पावर टू हियर अपील अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। तो ये जो है अपील को सुनने की पावर भी, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं ऑर्डर पास बाय कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा आपका पास किया गया है, तो ये भी इनकी पावर है। उसके बाद पावर टू कॉल फॉर और एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस डिसाइडेड और प्रोसीडिंग हेल्ड बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जो भी पावर है कॉल करने की या कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन करने की, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं आपका एक ऑफिसर जो उसके सबऑर्डिनेट है उसके द्वारा आपका जो है हेल्ड की गई है। इसके बाद पावर टू कॉल फॉर और एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड और प्रोसीडिंग हेल्ड बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो उसको पावर टू कॉल और एग्जामिन कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक, कौन सा रिकॉर्ड या कौन सा केस जो कि डिसाइड किया गया है, जो कि उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा डिसाइड किया गया, तो उसको बुला भी सकता है, उसको देख सकता है कि भैया क्या रिकॉर्ड है, क्या केस है जो आपने डिसाइड किया है। उसके बाद पावर टू सेट असाइड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को, जो कि आपका चैप्टर 8 ऑफ द कोड में आपका बेची गई है, तो उसको सेट असाइड कर सकता है। ऐसी कौन सी सेल होती है जिनको सेट असाइड किया जा सकता है? देखो, मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, अब आपने उसको सेल कर दिया, तो भैया वो सेट असाइड कर सकता है, क्योंकि आप स्केड्यूल ट्राइब की जो आपकी ज़मीन है वो आप ऐसे नहीं बेच सकते, ठीक है, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक। चलिए यहाँ आपका ख़त्म होता है ये सेकंड चैप्टर। धन्यवाद।